हो जाइए मैदान जंग के लिए तैयार, मिले जो रास्ते में कर दो उनको सारे ढेर शिकार। हो जाइए मैदान जंग के लिए तैयार, मिले जो भी रास्ते में ढेर कर दो सारे शेर शिकार। समझ में आया क्या कहने का मतलब है? अब देर न कीजिए, अपने जो भी अस्त्र शस्त्र, दो ही चीज़ें हैं आपके पास, उन सभी का यूज़ कीजिए। कॉपी पेन उठाइए और जोश के साथ अपने क्लासेस को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि एक पढ़ाई ही एक सी चीज़ है जो आपको आगे लेकर जाएगी। तो एजुकेशन इज़ द सच टाइप ऑफ थिंग्स विच कैन बिल्ड अ सिंगल पर्सन टू अ ग्रेट एंड ग्रेट लीडर। यानी ये आपके कैरेक्टर को एक सिंगल पर्सन से लेकर एक ग्रेट लीडर तक डेवलप कर देता है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन इज़ अ मोस्ट पावरफुल थिंग्स, मोस्ट पावरफुल फैक्टर ऑफ डेवलपिंग नेशन और एनी पर्सनस कैरेक्टर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आपकी क्लास। ये क्लास सेकंड रहने वाली है। क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स कंप्लीट आर डी शर्मा इसमें पढ़ेंगे हम। इसमें क्या चल रहा था आपका? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स चल रहा था। ठीक है, क्या चल रहा था आपका? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। मैं सबसे पहले टॉपिक का नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, चैप्टर का नाम। ये चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको बता दिया था, अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं नए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में आपको राइट साइड में लाल बटन कॉर्नर दिखेगा, उस पर प्रेस करना है आपको, और क्लास के लिए परमानेंट आप स्टूडेंट्स बन जाइए, लर्नर्स बन जाइए, और इस क्लास को आप अपनी सहभागिता दर्शाइए, ताकि आप भी उस कंटेंट को प्राप्त कर सकें, अचीव कर सकें, जो कंटेंट आपको बहुत ही एफर्टफुली आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसमें मैंने आपको पिछले सेशन में क्या बताया था? टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा रहा था। तो अब इस क्लास में क्या पढ़ना है? टाइप ऑफ मैट्रिक्स के डिटेल में आपको डेफिनेशन बताए जाएंगे। अगर आप अभी तक पिछली वाली क्लास आपने नहीं किया हो तो अभी एक ही क्लास ही हुई है। पहली क्लास तो इंट्रोडक्शन की निकल गई, जो नेक्स्ट फर्स्ट क्लास है वो आपकी टॉपिक की थी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, उसी में स्टार्ट हुआ है। उसमें आप जाके कवर कर सकते हैं। उसमें क्या है? प्रारंभ बैच का पार्ट बी है ये। इसमें प्रारंभ बैच का जो है पार्ट बी है, इसमें क्लास 12th के लिए, पार्ट ए में फर्स्ट ईयर के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको सारा सब कुछ डिटेल में बता दिया है। यदि आपको नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट पे जाके आप कंप्लीट, या फिर चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाके आप कंप्लीट कर सकते हैं सारे वीडियोज़ को। ठीक है, तो अब चलिए कंटिन्यू करते हैं आपका मैट्रिक्स में आपको क्या पढ़ना था। ठीक है, आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना था। ठीक है, तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले रॉ मैट्रिक्स मैंने बता दिया था, कॉलम मैट्रिक्स बता दिया था, फिर से मैं बता रहा हूँ रॉ मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहला रॉ मैट्रिक्स क्या होता है? यानी कि ये क्या है आपका? रॉ मैट्रिक्स मतलब पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव, अब पंक्ति अवयव क्या होता है? आपको मैंने बताया था, कल भी बता दिया था मैंने। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, यानी मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। ठीक है, यानी कि एक अवयव के पास, एक अवयव में यदि सिर्फ एक पंक्ति है, पंक्ति मतलब हॉरिजॉन्टल वाली, क्षैतिज वाली, ठीक है, उसे पंक्ति बोलते हैं, तो वह अवयव क्या होगा? पंक्ति अवयव कहलाएगा। समझ में आ गया? पंक्ति अवयव होगा। समझ में आ गया आपको? जैसे एग्जाम्पल में बता दे रहा हूँ, कोई ले लीजिए जिसमें आपको सिर्फ क्या मिले? सिर्फ आपको पंक्ति मिले, यानी कि उसमें कॉलम ना दिया हो। जैसे कि मान लीजिए साइन थीटा हो गया, ठीक है, कॉस थीटा हो गया, एक एलिमेंट और ले लीजिए टेन थीटा हो गया। तो इसमें आपको क्या मिला? सिर्फ पंक्ति मिली, हॉरिजॉन्टल वाला मिला। ठीक है, ये पंक्ति मिला आपको, यानी कॉलम मिला, सॉरी रो मिला। क्या मिला? रो मिला। या फिर ले लीजिए 5, 8, 6 ले लिया आपने। ठीक है, ये भी हो गया मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स हो गया।
या फिर ले लीजिए आप 9 8 7 ले लीजिए, -7 ले लीजिए, ये भी रो मैट्रिक्स हो गया। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, रो मैट्रिक्स के आगे क्या आता है आपका, कॉलम मैट्रिक्स आता है। क्या आता है आपका, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट नंबर क्या है आपका, कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स में आपको क्या पढ़ना है, ए मैट्रिक्स इन विच ओनली वन, क्या ओनली वन कॉलम हो, बस बात खत्म, कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, CM फॉर कॉलम मैट्रिक्स। यदि किसी अवयव में केवल एक स्तंभ है तो वह स्तंभ अवयव कहलाएगा, स्तंभ अवयव होगा। समझ में आ गया आपको, सिर्फ एक स्तंभ हो। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है आपका, 5 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, या फिर A हो गया, B हो गया, C हो गया। सिर्फ आपको क्या मिले यहाँ पर, सिर्फ एक कॉलम मिले। कॉलम मतलब परपेंडिकुलर वाला, सीधा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल वाला, ठीक है। अब यहाँ पर मिल जाए, मान लीजिए साइन थीटा कॉस थीटा, आपको इसे यहाँ पर स्तंभ की तरह मिल जाए, ठीक है, स्तंभ मतलब कॉलम की तरह मिल जाए, साइन कॉस टैन कॉट ले लीजिए आप, यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको पंक्ति से नहीं मतलब है, पंक्ति चाहे जितना हो, लेकिन स्तंभ कितना होना चाहिए, स्तंभ मतलब कॉलम कितना होना चाहिए, कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए। देयर शुड बी एग्जिस्ट ओनली वन कॉलम, यानी एक कॉलम होना चाहिए। देखिए एक ही कॉलम तो है। खंभों की संख्या, जैसे मैंने आपको कल एग्जाम्पल बताया था कि खंभों की संख्या को कॉलम से गिनते हैं आप, और जो खंभे पर तार लगे होते हैं उनको आप पंक्ति समझ लीजिए। एज एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको। तो ये इससे सिर्फ खंभों की संख्या कितनी है, एक, यानी कि कॉलम कितना है, एक, यानी इफ वन कॉलम इज देयर देन दैट मैट्रिक्स विल नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। और इसको कितने से बोलेंगे, सबसे पहले पंक्ति लिखते हैं, तो ये 4x1 का है, 4x1 का। ये कितने का है, 3x1 का। सबसे पहले पंक्ति लिखते हैं, 1 2 3 4 5 4, यानी पंक्ति लिखते हैं। पंक्ति मतलब ये हो गया, इसको 3x1 का रहेगा। समझ में आ गया आपको, ये कैसा है, सबसे पहले पंक्ति, तो कितनी पंक्ति है, 1x3 का है। कैसे, एक ही पंक्ति है, 3 स्तंभ है, 3 कॉलम है, इसमें 3 कॉलम है, 1x3 का है, ये भी 1x3 का हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, यानी जो पहले क्या लिखते हैं, पंक्ति के लिखते हैं, पहले पंक्ति फिर स्तंभ आता है, पहले पंक्ति आते हैं। अगर आपको नहीं पता है ये चीज़ तो पिछले क्लास में आप जाके समझ सकते हैं, ठीक है। पंक्ति स्तंभ, पहले पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, यानी कि रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, रो क्रॉस कॉलम होता है। रो की संख्या कितनी है, 1 हो गई, सिर्फ एक ही तो है, और कॉलम कितना है, 1 2 3, स्तंभ 1x3 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट टाइप का है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। क्या था, सॉरी, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स पे चलते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए अब आपका क्या आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स आता है। थर्ड नंबर क्या आता है आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग अवयव। क्या बोलते हैं, वर्ग अवयव। वर्ग अवयव, वर्ग अवयव क्या होता है, ऐसा टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच, इसको बोलेंगे अवयव का बीजगणित। अवयव का बीजगणित बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवयव का बीजगणित हिंदी में। इस टॉपिक के नाम को अवयव का बीजगणित बोलेंगे, ठीक है। टॉपिक का नाम मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। अब ए मैट्रिक्स इन विच इफ
नंबर ऑफ रो, मैंने बताया ना रो, रो क्या होता है, सीधा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, देन that matrix will be square matrix। ठीक है, that matrix will be square matrix। यदि किसी अवयव में, यदि किसी अवयव में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान है, तो वह वर्ग अवयव होगा। समझ में आ गया आपको? यानी किसी भी अवयव में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान है तो वो क्या होगा, आपका वर्ग अवयव होगा। वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल क्या है, देखिए एग्जांपल समझिए। जैसे मान लिया हमने पंक्ति कितनी है, मान लीजिए पंक्ति 3 ले लिया मैंने, फिर 1, ये तो आपका पंक्ति 1 हो गया, दूसरी पंक्ति 5 - 6 8 और -6 1 11 और फिर -2। तो इसमें पंक्ति कितने हैं, 1 2 3। पंक्ति कैसे गिनेंगे आप, 1 2 3, 3 पंक्ति हैं। और स्तंभ कितने हैं, स्तंभ मतलब कॉलम कितने हैं, 1 2 3। कॉलम मतलब खंभों की संख्या से गिनेंगे आप, खंभा ऐसे समझ लीजिए 1 2 3। और कितने तार हैं, 1 2 3, कल के एग्जाम्पल की तरीके से। तो 3 × 3 का हो गया। और जब 3 × 3 का हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या आपका वर्ग अवयव है, क्या आपका वर्ग अवयव है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, समझ में आ गया आपको? तो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आपको रो और कॉलम की संख्या समान होती है, यानी m × n, इसमें क्या हो जाता है, m = n हो जाता है, m = n हो जाता है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, वर्ग अवयव हो गया। नेक्स्ट आता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। क्या आता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। 4th नंबर क्या आता है, नोट कीजिएगा। 4th नंबर क्या आता है, डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होता है, समझिएगा। विकर्ण अवयव में देखिए, आपने ट्रायंगल बनाया होगा, ट्रायंगल काफ़ी स्क्वायर बनाया होगा, आपको पता होगा, रेक्टेंगल बनाया होगा, अब तक आपको ये वो भी पता होगा। डायगोनल क्या होता है, इसके जो अल्टरनेटिव पॉइंट्स को, अल्टरनेटिव वर्टिसेस को मिलाया जाता है, तो उन्हीं को जब मिलाने पर जो लाइन प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल हो गया। अल्टरनेटिव मतलब एकांतर, हिंदी वाले भाई साहब समझिएगा, एकांतर, एक को छोड़कर एक के अंतर पर, यानी एक को छोड़कर दूसरे को, यानी एक पॉइंट ये हो गया वर्टेक्स मतलब शीर्ष, और एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष हो गया, तो इसको छोड़कर इस पर, इन दोनों अल्टरनेटिव शीर्ष को, एकांतर शीर्ष को, एकांतर शीर्ष यानी अल्टरनेटिव वर्टिसेस को मिलाने पर जो लाइन मिलती है उसी को क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल मतलब विकर्ण बोलते हैं। परिभाषा क्या है डायगोनल की परिभाषा क्या है, एकांतर शीर्ष को मिलाने पर जो लाइन प्राप्त होती है उसे डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। टू ज्वाइनिंग द vertices of to joining the alternative vertices of any rectangle or square, the lines we get that is known as diagonal। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये डायगोनल हो गया। अब किसी भी अवयव भी बना रहे हैं अगर आप, तो अवयव बना रहे हैं तो उसको किस में बनाएंगे, रेक्टेंगल में बनाएंगे या फिर स्क्वायर में बनाएंगे। तो अवयव मान लीजिए आपने बनाया, ठीक है, ऐसे। तो ये मान लीजिए आपको कितने क्रॉस कितने का बनाना है, मान लीजिए आपको कितने का बनाना है, मान लीजिए 3 × 4 का बनाना है, ठीक है, 3 × 4 का या 3 × 3 मान लीजिए, मतलब 3 पंक्ति 3 स्तंभ, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। पंक्ति क्या है, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, स्तंभ क्या है, वर्टिकल। तो यहाँ पर मान लिया हमने 3 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, -5 हो गया और 2 हो गया। अब इसमें तो ये तो क्या होगा, वर्ग अवयव हो गया, इसमें और उसमें कोई अंतर है ही नहीं कहेंगे आप। अब विकर्ण कैसे बनेगा, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ विकर्ण का एलिमेंट दिखेगा, बाकी सब कुछ 0 रहेगा। तो विकर्ण कैसे बनेगा, अल्टरनेटिव वर्टिसेस को आप मिलाइए, ध्यान से सुनिएगा आप इस बात को। ये वर्ग समझ लीजिए बना है, तो इसको वर्ग बना है, फिर रेक्टेंगल बना है, आयत बना है या फिर
वर्ग बना है, स्क्वायर बना है। इसके अल्टरनेटिव वर्टिसेस मतलब एकांतर शीर्ष को मिलाइए, तो एकांतर शीर्ष को मिलाने पर ऐसे ही लाइन तो मिलेगी। तो इस पर कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो यही एलिमेंट छूट जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो आपको बनाना नहीं है, वो दिया ही रहेगा आपको। तभी वो अगर जीरो है, आपको जीरो अगर दिख रहा है क्वेश्चन में, तो वो क्या होगा आपका विकर्ण अवयव होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी। यानी सिर्फ विकर्ण के एलिमेंट आपको मिल रहे हैं, सिर्फ विकर्ण के डायगोनल के एलिमेंट मिल रहे हैं, वही मैट्रिक्स क्या होगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा। बाकी अगर सभी जीरो हैं, तीनों ऊपर नीचे के सभी एलिमेंट जीरो हैं, तो आपका क्या हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण अवयव। यदि किसी अवयव के विकर्ण के, अब विकर्ण भी मैंने आपको बता दिया, विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी अवयव शून्य हैं, ठीक है, अवयव शून्य हैं, तो वह अवयव विकर्ण अवयव कहलाएगा, विकर्ण अवयव होगा। समझ में आ गया आपको? विकर्ण अवयव क्या होगा, डायगोनल के एलिमेंट सेम है, बाकी सब शून्य है, ठीक है, सेम ना रहे मतलब नॉन जीरो रहे, ठीक है, बाकी सब शून्य रहे। इफ एक्सेप्ट टू डायगोनल एलिमेंट, एक्सेप्ट टू डायगोनल all elements are elements are zero, then that matrix will be diagonal matrix, ठीक है, diagonal matrix, DM for diagonal matrix, except to diagonal element, diagonal element को छोड़कर, except to diagonal element, if all the elements are शून्य जीरो, then that matrix will known as diagonal matrix। विकर्ण के सभी अवयवों को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हैं, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। स्केलर मैट्रिक्स समझिएगा, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है आगे समझिए। स्केलर मैट्रिक्स वो होता है आपका, अब देखिए इसके तीन चीज आपको सेम मिलेगा, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तीनों में आपको डिफरेंस बना के चलना है। इसमें अब यदि आपको डायगोनल के एलिमेंट शून्य ना हो, बाकी क्या हो उससे नहीं पता है, उससे मतलब नहीं, आपको सेम हो, बराबर है या नहीं है, उससे नहीं मतलब है। आगे कुछ कंडीशन आएगा जिसमें बराबर बोला जाएगा, फिर कंडीशन आएगा कि एक ही हो, उनका नाम कुछ दूसरा हो जाएगा, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर सिर्फ नॉन जीरो होने चाहिए बस। इज इट कंटिन्यू? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आगे देखिए, इसमें डायगोनल के एलिमेंट जीरो नहीं है, बस इतनी बात ध्यान में रखनी है। आगे चलिए, आगे क्या मिल रहा है आपको, कौन सा चीज़ मिल रहा है आपको, ऊपर वाला मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए ये तो स्क्वायर वाला हो गया। अब देखिए, अब क्या पढ़ना है आपको, स्केलर मैट्रिक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, स्केलर मैट्रिक्स। तो 5th नंबर पढ़ना है आपको स्केलर मैट्रिक्स। यानी कि अदिश अवयव। तो अदिश अवयव में क्या पढ़ना है आपको, ठीक है, इस तरीके से पढ़ना है। कोई भी मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स को आप क्या लिखते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया, अभी आपको डिटेल में मैंने बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या लिखते हैं। जैसे एलिमेंट अंदर लिखा है तो ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और एम क्रॉस एन, ये मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लिखने का। कोई भी मैट्रिक्स लिखा तो उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अंदर आप पूछेंगे आई जी क्या है, आपको ए कल दिखा था ना, A1 A2 A3 A4 ऐसे करके लिखा था। तो आपको पहला एलिमेंट क्या मिलता है, A11 यानी ith रो jth कॉलम,
तो पहले क्या आता था, रो आता था, यानी कि पहले पंक्ति आती थी फिर आपको स्तंभ मिलता था, यानी पहले रो आता था फिर कॉलम आता था। तो रो आईएथ रो, यानी आई मान लिया, यहाँ पर जे मान लिया। अब आई बराबर 1 2 3 पुट करते चले जाइए और जे बराबर 1 2 3 पुट करते चले जाइए, यानी आई जे क्या बन जाएगा, आपको कोई नेचुरल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यानी आईएथ रो और जेथ कॉलम, आईएथ रो और जेथ का मिलेगा, आईएथ रो और जेथ कॉलम। तो इससे आपको सारा मैट्रिक्स उसी फॉर्म में मिल जाएगा। आई बराबर रखते चले जाइए, आई कामा जे बराबर क्या है 1 2 3 डॉट 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 नेचुरल नंबर एन तक। तो आई जे बराबर पुट करते चले जाइए, यानी आई बराबर मैंने पुट किया 1, तो यहाँ पर 1 1 हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर पुट किया मैंने 1 2 पुट 1 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, A1 3 A1 4 ऐसे डॉट डॉट बनता चला जाएगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करने का ये शॉर्ट फॉर्म है, यानी स्टैंडर्ड तरीका है किसी भी मैट्रिक्स को लिखने का। ये कौन सा तरीका है, स्टैंडर्ड वे है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, स्टैंडर्ड तरीका, ये क्या है, स्टैंडर्ड यानी व्यापक तरीका है। ठीक है, अब आगे देखिए, आव्यूह सदिश कैसे होगा, अदिश कब होगा, यानी कोई भी आव्यूह दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए सबसे पहले। तो अगर उसमें अभी इसमें आपने क्या पढ़ा, डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो हो, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी ए आई जे जो होना चाहिए, ए आई जे बराबर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। सभी एलिमेंट शून्य हो, लेकिन किसके छोड़कर, किसको छोड़कर, जो समान है ए आई जे जिसमें बराबर हो उनको छोड़कर, आई डज नॉट इक्वल टू जे, इनमें क्या होना चाहिए, आई ए आई जे मतलब A1 2 A3 सभी एलिमेंट्स शून्य होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ऑल एलिमेंट्स विल बी जीरो, बट किसको छोड़कर, इनको छोड़कर आई बराबर जे नहीं होना चाहिए। आई बराबर जे मतलब जैसे आई बराबर जे मतलब A11 हो गया, A22 हो गया, A33 हो गया, A44 हो गया। तो आपको जो एलिमेंट मिलेगा A11 A22 A33 A44, तो ये आपको डायगोनल पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा, विकर्ण पर मिलेगा। देखिए ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, ये क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, बाकी ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। अगर आप यहाँ पर रुके हैं तो आप देखिए पैनिक मत होइए, यदि आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है तो समझने का प्रयास कीजिए। हम बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जो जन्मा है कहीं से कॉन्सेप्ट, मैं वहाँ से आपको उठा कर दे रहा हूँ। क्योंकि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम को अपियर हों, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, आईआईटी हो गया, जितने भी एग्ज़ाम इससे रिलेटेड इससे मिलते जुलते हैं आपको आरडी शर्मा से, जितने भी सिलेबस से मिलते जुलते एग्जाम हों उनको आप टैकल कर पाएँ फ्यूचर में, मैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ा रहा हूँ। बाकी यदि आपको थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा है, कंप्लीटली आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आने वाला है। क्योंकि अभी तक आप कौन सा पैटर्न फॉलो करते आए हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ क्वेश्चन लगाते चले जाते हैं, थ्योरी नहीं पढ़ते हैं। देखिए थ्योरी जो है मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छा पार्ट है, बिना थ्योरी पढ़े कोई भी कॉन्सेप्ट निकला नहीं आज तक, समझ में आया आपको। तो यदि आपको आज तक नहीं पता हो ये बात आपको नहीं पता रही हो, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, थ्योरी बिना पढ़े कोई भी मैथमेटिशियन नहीं बना है। ठीक है, क्योंकि प्योर जो मैथमेटिक्स होता है थ्योरी लेवल का ही होता है। सिर्फ क्वेश्चन में आंसर फार्मूला पुट किया और आंसर आ गया, वही मतलब नहीं है। सिर्फ बहुत कुछ है, जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के सिवाय बहुत कुछ है। तो समझिएगा इस बात को, मैं बहुत ही डिटेल से पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, एक भी चीज़ छूट नहीं रहा है यहाँ पर, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूट रहा है। अब पता चले आपको, कल देखें ये चीज़ आपको ना पता हो, मैंने ना बताया हो, फिर सोचेंगे कि ये टीचर ने तो अधूरा पढ़ा है। मेरा काम वो नहीं है। मैं सोच रहा हूँ जो भी कॉन्सेप्ट आपको दूँ वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट रहे, उसमें आपको कहीं पर भी आपको ऑब्जेक्शन ना मिल पाए। ठीक है, फ्यूचर में कहीं पर भी आप पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्शन ना मिले। ठीक है, यदि आप इससे पढ़ रहे हैं चैनल से, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस प्रकार से ट्रस्ट करता है किसान वर्षा होने पर, जिस प्रकार से ट्रस्ट करता है कोई शिष्य अपने गुरु पर, उसी प्रकार आप ट्रस्ट करके इस चैनल को फॉलो कीजिए। आपको 100% यकीन होगा आगे चलकर कि हाँ ये क्लासेस कंप्लीट हो रही हैं समय पर भी और कोई भी कैजुअलिटी ना आई तो। ठीक है, तो मैं आपको ये वादा दिलाता हूँ कि जो क्लासेस होंगी बहुत जेन्युइन होंगी। ठीक है, अगर आपने अपने फ्रेंड्स तक नहीं भेजा तो एक बार क्लासेस को भेज दीजिए, वो पढ़ लें, अगर उनको समझ में आ रहा है तो ही वो कंटिन्यू कर रखें। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप ज़बरदस्ती इस चैनल पर बने रहिए और पढ़िए। ठीक है, यदि आपको समझ में आ रहा है तभी पढ़ें। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए ये डायगोनल आपको कहाँ मिलेगा, ए आई जे मतलब आपको सेम एलिमेंट पे मिलेगा। देखिए अब ये कहाँ मिलेगा, आपको सेम पे मिलेगा, ले यहीं पर खाइए। अब आपको A11 मतलब A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यानी A11 A22 A33 यहाँ पर मिला। जो आपको एलिमेंट मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, डायगोनल पर ही मिलेगा। कौन सा एलिमेंट, जहाँ पर I बराबर J होगा। A11 मतलब I भी बराबर है J के, समझ में आ गया। बाकी इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, आई जे कैसे होगा क्या नहीं होगा। आई बराबर 1 2 3, देखिए आई बराबर मैंने पुट किया 1, तो 1 क्या होगा, आई बराबर 1 मैंने कॉलम के लिए पुट किया, रो के लिए पुट किया, और जे मैंने पुट किया स्तंभ के लिए, तो जे का मान बदलता चला जाएगा। फिर आई का मान 2 रखेंगे, फिर जे का मान बदलता चला जाएगा।
तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, आपको मोबाइल पे मिल जाएगा। एनसीईआरटी की आपके एनसीईआरटी प्ले स्टोर पे जाके एनसीईआरटी बुक्स ऐसे लिखेंगे आपको अच्छे से आ जाएगा। उसमें आप हो सकेगा तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनसीईआरटी बुक्स का प्लेलिस्ट द्वारा लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो उसमें आपको एनसीईआरटी बुक्स मिल जाएंगी, उसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस के देखिए करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुदान, रच्ची आवत जात पे सिर पर पड़त निशान। ये बहुत ही पुराना कहावत है, ये बहुत ही सटीक बैठता है। किसी भी एग्जाम किसी भी चीज़ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज़रूर से ज़रूर वो चीज़ आपको उसमें महारत हासिल होने वाली है। तो ये चीज़ आप ना सोचिए, कोई भी भगवान जन्मजात सीख कर आता है, सब कुछ यहाँ पर सीखा जाता है। कोई भी क्षेत्र, जिस भी क्षेत्र का वो नॉलेज हो, किसी भी क्षेत्र का हो, ठीक है। तो समझिएगा आई बराबर जे मतलब जो ये आई जे वाला एलिमेंट मिलेगा वो डायगोनल पर मिलेगा, यानी इसी एलिमेंट को छोड़कर जो डायगोनल पर मिल रहा है, विकर्ण वाले को छोड़कर बाकी सब शून्य है। समझ में आया आपको? विकर्ण वाले को छोड़कर बाकी यदि सब शून्य है तो वो क्या हो जाएगा? विकर्ण अवयव होगा। जैसे यह बनाया मैंने आपको, विकर्ण वाले एलिमेंट को छोड़कर, विकर्ण का परिभाषा क्या है? अल्टरनेटिव शीर्ष को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है, यानी कि एकांतर शीर्ष को, एकांतर वर्टिसेक्स को मिलाने वाली रेखा, इसको छोड़कर इसके बाद इसको ये आया, इसको छोड़कर इसको मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाएगी। विकर्ण के एलिमेंट को छोड़कर, समझ में आ रहा है, विकर्ण के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट जीरो हैं तो वो क्या हो जाएगा? विकर्ण अवयव। और इसी से मिलता जुलता ये है तो ये आपको कंफ्यूज करेगा। देखिए कुछ भी चीज़ मिलता जुलता रहता है तो जरूर कंफ्यूज करता है, तो समझिएगा उसमें ध्यान से। आप बस थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट बनाना है कि विकर्ण के अवयव नॉन जीरो तो होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ समान होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी कि जैसे ए आई जे बराबर क्या होना चाहिए? ए आई बराबर सी, वेयर सी डज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई। जैसे ए आई मतलब बराबर क्या होना चाहिए? सी। जैसे इस तरह समझिए, जैसे जीरो यहाँ पर क्या हो गया? 1 हो गया। यहाँ पर मान लीजिए हमने 2 ले लिया, ठीक है, 2 ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, 0 0 0 2 0 0 0 2। तो ये क्या हो गया? विकर्ण के एलिमेंट नॉन जीरो आ रहे हैं, ठीक है, विकर्ण के एलिमेंट नॉन जीरो आ रहे हैं। देखिए विकर्ण के एलिमेंट इसमें क्या थे? बराबर नहीं थे। तो बराबर हो चाहे ना हो, अगर बराबर हैं चाहे नहीं है तो उनको क्या बोलेगा? विकर्ण अवयव। लेकिन यदि बराबर मिल रहे हैं, जैसे कहा नहीं जा रहा है, यदि आप शादी में बाराती के तौर पर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, बाराती कहलाएंगे। अब बाराती मतलब अब दूल्हे के खास हैं तो ज़रूर सी बात है सही वाला बोला जाएगा उनको। तो कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं कि बारात के संबंध, यानी कि ये कैसे हो गए आपके? नॉन जीरो है, मतलब बराबर नहीं है, यानी कि जीरो नहीं है, तो इनको विकर्ण बोल देंगे। लेकिन उसमें आप स्पेशलिटी मिल रही है, यानी कि उसमें कुछ विशेषता मिल रही है कि वो बराबर भी हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। स्केलर मैट्रिक्स यानी कि चाहे जो मिल रहा है, यहाँ पर मान लीजिए जीरो, यहाँ पर मान लीजिए आपको क्या मिला? साइन थीटा मिला, और यहाँ पर जीरो मिला, यहाँ पर जीरो मिला, यहाँ पर साइन थीटा मिला, तो ये भी क्या बन गया आपका? अदिश अवयव। अदिश अवयव, समझ में आएगा आपको? तो ये अदिश अवयव हो गया, यानी कि बाकी एलिमेंट जीरो होने चाहिए, लेकिन कौन से नहीं जीरो होने चाहिए? जो विकर्ण के हैं, डायगोनल के हैं, वो एलिमेंट जीरो ना हो तो क्या हो जाएगा? अदिश अवयव हो जाएगा। समझ में आया आपको? एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, विकर्ण के एलिमेंट नहीं जीरो हैं तो विकर्ण अवयव। लेकिन अगर विकर्ण के एलिमेंट जीरो नहीं है फिर भी बराबर हैं, ए आई जे बराबर जीरो, यानी सभी एलिमेंट जीरो होंगे, किसके सिवा? आई जे को जो बराबर है उनको छोड़कर। आई जे कहाँ पर बराबर है? यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर बराबर, ऐसे तिरछा मिलता चला जाएगा आपको डायगोनल पे। यानी कि ए आई जे बराबर जो है, यानी कि A11 A22 A33 A44 A55, ये जो बराबर है, इन्हीं को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट जीरो हैं, वो क्या हो जाएगा? विकर्ण अवयव। लेकिन ये वो एलिमेंट भी बराबर है, यानी ए आई बराबर है, यानी ए आई बराबर जे मान लीजिए। जैसे माना क्या माना? आई जे, तो आई बराबर जे इसमें पुट कीजिए। इसमें आई बराबर जे पुट करेंगे तो चाहे जे बराबर आई रखिए, चाहे आई बराबर जे रखिए। तो चाहे आप इसको लिख सकते हैं ए आई लिख सकते हैं, चाहे इसको आई जे लिख सकते हैं, ए जे लिख सकते हैं। ए आई लिख दी, चाहे ए जे लिख दिए। क्यों? क्योंकि आई बराबर जे है, आई बराबर जे बराबर A11 A22 A33, तो उसमें कौन सा पता कि कौन सा मतलब ए को रो है, कौन सा कॉलम है, जब दोनों बराबर है तब। यानी कि जो रो तीसरा रो तीसरा कॉलम हो जाएगा, यानी ए आई हो जाएगा, चाहे ए जे हो जाएगा। तो ए आई चाहे ए जे हो गया, ये दोनों बराबर हैं, बात तो बराबर है। ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब सी फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब अचर होना चाहिए। अचर मतलब अब ये किसके बराबर होने चाहिए? सी है तो मतलब सी ही रहे। सी मतलब अगर 2 है तो 2 ही रहे, 3 है तो 3 ही रहे, साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहे। या फिर माइनस अगर 7 है, यानी कि माइनस से आप 0 0 फिर 0 -7 0 0 0 -7 ऐसे है तो ऐसे ही रहे, यानी कि बराबर है। तो बराबर है तो क्या बन जाएगा आपका? स्केलर मैट्रिक्स। अब एक बात और आती है, क्या आता है आपका? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है।
ठीक है। इफ ये कंडीशन हो गया, इफ ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल, ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल, आर एलिमेंट्स आर ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल ऑफ डायगोनल्स, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स अचर ऑब्वियस। ठीक है। अब देखिए आगे इसमें क्या देखना है आपको, अब देखिए आगे क्या करना है आपको, समझिएगा। अब क्या पढ़ना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, देखिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह। तो तत्समक आव्यूह क्या होता है, जिसमें डायगोनल के इन विच इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इन विच डायगोनल्स एलिमेंट आर इक्वल टू 1 हो एंड another all element are equal, then वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है। आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। समझ में आया आपको। विकर्ण के अवयव शून्य ना हो तथा वो बराबर किसके हों, एक के बराबर हों। जैसे इनका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो डिफरेंस है, इसको हिंदी में लिख रहा हूँ। देखिए हिंदी वाले भाई साहब आप नाराज मत होइएगा, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ। यदि आप हायर एजुकेशन अचीव करना चाहते हैं, आगे चलकर अच्छे क्लास अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा रोल रहता है कि वहाँ पर इंग्लिश का ज़्यादा रोल प्ले होता है, तो आपको वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। ठीक है। इंग्लिश को लेकर, इसलिए मैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों में पढ़ा रहा हूँ। ये आपको रिएक्शन नहीं करने वाला है, इसमें आपको इंग्लिश मजबूत हो जाएगा, आगे चलकर आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं हिंदी में एक बार फिर से लिख रहा हूँ। यदि विकर्ण के अवयव विकर्ण के तत्व सभी शून्य ना होकर एक के बराबर हों, या फिर यूं लिखिए, विकर्ण के तत्व सभी एक हों, ठीक है, तो वह अवयव तत्समक होगा। अब बल्कि लेकिन लिख दीजिए, लेकिन बाकी सभी अवयव शून्य हो। विकर्ण के एलिमेंट को लेकर छोड़कर बाकी सभी शून्य हो, तो वो क्या बन जाएगा आपका, वो क्या बनेगा बताइए। विकर्ण के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट शून्य हैं, और तो वो डायगोनल बन जाएगा। अब वो एलिमेंट बराबर हैं तो स्केलर बन जाएगा, और वो एलिमेंट बराबर हैं लेकिन वो एक के बराबर हैं, तो वो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी यानी तत्समक अवयव, ये मैंने लिख दिया है नीचे। ये कौन सा नंबर है, 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका एग्जाम्पल इधर देखिएगा, इसका एग्जाम्पल नीचे देखिएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ गया आपको। ये क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या हो गया, तत्समक अवयव यानी यूनिट मैट्रिक्स कह लीजिए, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ गया आपको। यानी कि डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो हैं, बाकी सब जीरो हैं, तो वो विकर्ण। डायगोनल के एलिमेंट बराबर हैं तो स्केलर, और बराबर होने के साथ साथ वो एक के बराबर हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक ही एग्जांपल होता है, 3x3 में ये ही एग्जांपल होगा। 2x2 की बात करेंगे तो 2x2 का क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। समझ में आएगा आपको, समझ में आ गया। अब आपको क्लियर हो गया होगा। डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी जीरो हैं, विकर्ण। डायगोनल के एलिमेंट सभी बराबर हैं, स्केलर। बराबर होने के साथ एक हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आया आपको। अब आगे चलते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स दोनों को एक ही बोलेंगे। आगे चल रहा हूं मैं, इसको स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। ठीक है, और रहने दीजिए।
देखिए अब आगे चलिए। अब नल मैट्रिक्स आता है। क्या था आपका? नल मैट्रिक्स। नल मतलब शून्य, जिसमें सभी एलिमेंट क्या हो? शून्य हो। जिसके सभी एलिमेंट क्या हो? शून्य हो, ठीक है, जीरो हो। जिसके सभी एलिमेंट क्या हो? जीरो हो, उन्हें नल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स। सेवन नंबर क्या था आपका? नल मैट्रिक्स, मतलब शून्य अवयव। अब शून्य अवयव क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। इन विच all the elements are जीरो। बस कुछ नहीं करना आपको। एक ऐसा अवयव, क्या कर रहे हैं आप? नहीं सही। जिसके सभी अवयव शून्य हो, वही होगा नल मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि जैसे 2x2 में बात करेंगे तो ये हो गया आपका 2x2 का, यानी दो स्तंभ दो पंक्ति। 3x3 का बात करेंगे तो सभी एलिमेंट्स क्या हैं आपके? जीरो हैं। सभी एलिमेंट्स क्या हैं आपके? जीरो हैं। तो ये क्या हो गया? शून्य अवयव हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा शून्य अवयव क्या होता है। सभी एलिमेंट जीरो, बस बात खत्म, इसमें समझना क्या। नेक्स्ट पे चलते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दो लास्ट है। दिस इज लास्ट टू टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। 8th नंबर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ रहा आपको? आप तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, कहाँ समझ में आएगा आपको। यानी कि ऊपर त्रिभुजीय, इस पर ध्यान रखिए, ऊपर त्रिभुजीय अवयव, अपर त्रिभुजीय अवयव, वो क्या होता है? ऐसा टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच the upwards to the diagonal, यानी डायगोनल के अपवर्ड्स में एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, वो क्या हो जाएगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि अपर ट्रायंगुलर कब होगा? जब उसके डायगोनल जो होंगे, यानी कि उसके जैसे एग्जांपल समझिए। सबसे पहले 3 1 2 0 3 2 या -3 कर दीजिए 0 0 7। तो इसमें डायगोनल पे बन गया। डायगोनल के ऊपर वाले सभी एलिमेंट जीरो नहीं हैं। तो डायगोनल के ऊपर वाले सभी एलिमेंट्स देखिए, डायगोनल के ऊपर वाले सभी एलिमेंट नॉन जीरो हैं। ये सब क्या है? नॉन जीरो। नीचे वाला तीनों एलिमेंट क्या है? जीरो हैं। तो डायगोनल को लेकर और डायगोनल के ऊपर वाला सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए? नॉन जीरो होने चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा? अपर त्रिभुज। ऊपर क्या बन रहा है? त्रिभुज। देखिए ऊपर त्रिभुज बन रहा है। अब लोअर में क्या हो जाएगा? डायगोनल के ऊपर वाले को छोड़कर डायगोनल के नीचे वाले सभी एलिमेंट नॉन जीरो हैं, तो क्या हो जाएगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि इस तरीके से हो, ए आई जे बराबर जीरो हो, आई जे बराबर जीरो, बशर्ते सभी एलिमेंट जीरो हों। किसको छोड़कर? जहाँ पर आई बड़ा हो जे से। आई बड़ा हो जे से मतलब इस तरीके से ए 1 1 है, 1 1 है, कोई बात, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। ए 1 1 है, चलेगा, ठीक है। ए 1 1 है, चलेगा। ए जो होगा वो क्या कहलाएगा? ए आई जे
वो क्या कहलाएगा, ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ये मान लीजिए ए बराबर कुछ दिया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, जो भी मैट्रिक्स होगा उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखें ए आई जे, वहाँ पर ए आई जे बराबर जीरो, यानी कि सभी एलिमेंट जीरो मिले हैं, लेकिन किनको छोड़कर, इनको छोड़कर ए आई बड़ा है जे से, आई मतलब स्तंभ की संख्या स्तंभ की संख्या सॉरी पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या से बड़ी हो। पंक्ति संख्या कितनी है, यहाँ पर मान लीजिए पहली है, तो पहला स्तंभ नहीं जीरो है, यानी कि पहला स्तंभ पहली पंक्ति, यानी पहला स्तंभ और पहली पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या जो बड़ी हो वो नहीं जीरो होगी। जीरो एलिमेंट कौन सा नहीं होगा, जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से बड़ी हो, यानी A11 है तो नहीं जीरो है, ठीक है, कोई बात नहीं। A12 है तो ये भी नहीं जीरो है। A13 ये भी नहीं जीरो है। अब यहाँ पर A21 की बात आ गई, यानी कि पंक्तियों की संख्या छोटी हो गई। पंक्तियों की संख्या क्या हो, A21, यानी पहले क्या आता है, पहले रो आता है फिर कॉलम आता है, ठीक है, पहले क्या आता है आपका, रो आता है फिर कॉलम आता है, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें अपर ट्रायंगुलर ऑल एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल, यानी कि मेन, सिंपल सा आप याद रखिए, सिंपल, ये कहानी आपको थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। आई बड़ा होगा जे से, तो यानी कि इन ट्रायंगल इनको छोड़कर, ठीक है, क्या कहता है स्क्वायर, क्या कहा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ए आई ग्रेटर देन जे, यानी जिसमें ये इसके लिए सॉरी क्या मैंने बताया था, इसके एलिमेंट जीरो नहीं होंगे ऐसा नहीं, देखिए फॉर ऑल यहाँ पर लिख दीजिए एक चीज़, तब आपको समझ में आएगा, फॉर ऑल ए आई ग्रेटर देन जे, यानी कि सभी कौन से एलिमेंट जीरो होंगे, सभी अवयव जो किस फॉर्म पे हैं, जो ए आई बड़ा है जीरो, आई बड़ा है जी से, यानी आई बड़ा है जी से, जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या ज़्यादा है, यानी कि पंक्तियों की संख्या कहाँ ज़्यादा है, स्तंभों की संख्या, ये ज़्यादा है नहीं है, पंक्तियों की संख्या एक स्तंभों की संख्या बराबर है, पंक्तियों की संख्या एक स्तंभों की संख्या दो, तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या जहाँ ज़्यादा हो जाएगी वही एलिमेंट जीरो हो जाएगा। तो पंक्तियों की संख्या एक है, स्तंभों की संख्या दो, तो कोई दिक्कत नहीं, स्तंभों की संख्या बड़ी है, पंक्तियों की संख्या जहाँ बड़ी हो, जहाँ ये वाली पहली वाली वैल्यू जहाँ पर आपको बड़ी मिलेगी वही जीरो हो जाएगा। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या एक, स्तंभों की संख्या तीन, यानी एक भी छोटा है तीन से, जहाँ ये चिन्ह मिल गया आपको वही चीज़ आपका जीरो, क्योंकि ये चिन्ह मिलेगा नहीं आपको, वन इज लेस देन जीरो। अब यहाँ पर क्या है, पंक्तियों की संख्या दो, स्तंभों की संख्या वन, ये बड़ा हो गया, इसका मतलब ये अवयव जीरो हो गया, समझ में आ गया। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या दो, स्तंभों की संख्या दो, तो बराबर है, तो ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि पंक्तियों की संख्या बड़ी हो जाए स्तंभों की संख्या। यहाँ पर क्या है, पंक्तियों की संख्या कौन सी है, पंक्ति दूसरी, स्तंभ कौन सा, तीसरा, यानी स्तंभ भी बड़ा है अभी फिलहाल, तो ये जीरो नहीं होगा। जहाँ पर आपको पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से बड़ा मिल जाए, आप इसको बढ़ा लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर -7 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, या फिर -17 कर दिया आपने, फिर यहाँ पर पंक्तियों की संख्या सॉरी, अब ये जीरो, यहाँ पर जीरो करना पड़ेगा आपको, ठीक है, यहाँ पर जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। 4x4 का बनाइए इसको 4x4 का बनाएंगे तो आप समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। इस तरह से बनाए, ठीक है, इस तरीके से 8 7 3 बढ़ा लिया हमने, ठीक है। ये 4x4 का हो गया, 4x4 का, 4 पंक्ति 4 स्तंभ। अब इसमें देखिए डायगोनल, मेन डायगोनल ये हो गया। अब इसमें पंक्तियों की संख्या कौन सी आ गई, 1 आ गई, पंक्तियों की संख्या तीसरी है, 1 2 3, पंक्तियों की संख्या तीसरी, स्तंभों की संख्या 1, यानी पंक्ति की संख्या तीसरी, स्तंभों की संख्या 1, यानी 3 1 से बड़ा है, ये एलिमेंट जीरो। जहाँ पर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से बड़ी हो जाएगी वो एलिमेंट जीरो हो जाएगा। इसमें पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या 2, 3 बड़ा है 2 से, जीरो हो गया, देखिए है कि नहीं। और यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या 3, तो ये बराबर है, यानी मेन डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट, बस सिंपल सा, यानी मेन डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट ना जीरो हों, नीचे वाले जीरो हों। अपर ट्रायंगल नीचे वाले नहीं जीरो हैं, ऊपर वाले जीरो हैं, तो लोअर ट्रायंगल मेन डायगोनल से। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 4, स्तंभों की संख्या 1 जीरो। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या बड़ी है ना, कैसे, पंक्तियों की संख्या कौन सी है बताइए, 1 2 3 4, और स्तंभ की संख्या कौन सा है, तो 4 बड़ा है 2 से, कंडीशन को फॉलो किया, जीरो हो गया। कह रहा है जो मुझे फॉलो करोगे उसको जीरो बनाऊंगा, हीरो से जीरो बनाऊंगा मैं, समझ में आया आपको। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कौन है, चौथी पंक्तियों की संख्या, और स्तंभों की संख्या 2 3, तो 4 भी बड़ा है 3 से, फॉलो किया, जीरो हो गया। तो अब समझिए कि लोअर ट्रायंगल क्या होगा, जस्ट अपोजिट, इसका क्या होता है अपोजिट। इफ मैट्रिक्स इन विच द अपवर्ड्स टू द डायगोनल्स ऑफ एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, अब यहाँ पर कर दीजिए डाउनवर्ड्स, जस्ट डाउनवर्ड्स, ठीक है, यानी कि
डाउनवर्ड्स टू द मेन डायगोनल, लिख दीजिए टू मेन डायगोनल, टू द मेन डायगोनल, बस आगे वैसे लिख लीजिए आप। यानी कि ए मैट्रिक्स इन विच अपवर्ड्स टू द मेन डायगोनल्स, तो वो क्या हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर, और लोअर यानी डाउनवर्ड्स बोलेंगे तो लोअर ट्रायंगुलर्स, और नॉन जीरो देन मैट्रिक्स क्या हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, सभी अवयव जो, अब इसके लिए कंडीशन बदल जाएगा, सभी अवयव क्या हो जाएंगे, सभी अवयव जो फॉर ऑल, इसको बोलते हैं फॉर ईच, ये कंडीशन किसके लिए होता है फॉर ईच, फॉर ऑल के लिए शॉर्ट फॉर्म होता है, क्या लिखा था ऐसे उल्टा ए बना दीजिए, और इसमें जो बीच वाली लाइन है इसको बड़ा कर दीजिए, फॉर ऑल बोला था इसे, क्या बोलता है फॉर ऑल, फॉर ईच आई लेस देन 0। अब क्या हो गया, पंक्तियों की संख्या छोटी होनी चाहिए स्तंभों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या यहाँ पर बराबर है, छोटी यहाँ पर है। अब ये अगर छोटी है तो इसको फॉलो करेगा वो 0 हो जाएगा, पंक्तियों की संख्या। अब इसका एग्जाम्पल मैं इधर लिख रहा हूँ, देखिएगा 8 7 3 0 8 0 6 5 0 0 1, इसमें पंक्तियों की संख्या 1 बराबर स्तंभों की संख्या है, 1 1 हो गया। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 1, स्तंभों की संख्या 2, और 1 बड़ा है 2 से, बड़ा है कि छोटा है, छोटा है 1, यानी कि इसको फॉलो किया। पंक्तियों की संख्या छोटी हो गई स्तंभ की संख्या से, तो क्या हो गया 0 हो जाएगा। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 1, स्तंभों की संख्या 3, 1 छोटा है 3 से, छोटा कह रहा है फॉलो करो 0 बनाऊंगा। 1 स्तंभों की संख्या दूसरा, सॉरी स्तंभ पंक्तियों की संख्या दूसरी, रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि इसको नहीं फॉलो किया, बड़ा है 2 इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम बराबर है, इसको फॉलो ही नहीं किया, वो तो सेम रह जाएगा 0 नहीं हुआ। इसमें सेकंड रो यानी सेकंड पंक्ति और थर्ड कॉलम, तो 2 छोटा है 3 से, 2 इज लेस देन 3, इसको फॉलो किया 0 हो गया। तो इस कंडीशन को ऐसे बोलेंगे, यानी कि मेन डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट नॉन जीरो हैं, मेन डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट नॉन जीरो हैं तो लोअर ट्रायंगुलर, मेन डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट नॉन जीरो हैं तो अपर ट्रायंगुलर। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, टाइप ऑफ मैट्रिक्स खत्म होता है। अब कुछ इसके क्या हैं सिग्निफिकेंस हैं, उनको पढ़ेंगे फिर आगे चलते हैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो अगर समझ में आ रहा है तो अपने मित्र तक जरूर साझा कीजिए। ठीक है, कितना मिनट हो, 47। तो आप समझ लीजिए आप क्या होता है लोअर ट्रायंगुलर, समझ में आएगा। इक्वलिटी आप मैट्रिक्स समझिए, 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, फिर उसके बाद में हम एक एग्जांपल करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप अपने मित्र तक जरूर साझा करें। देखिए मैं बहुत ही एफर्टफुली क्लास ले रहा हूँ, भले ये आपका चैनल है अभी, अब आपका चैनल प्रमोट नहीं हुआ, बहुत आगे नहीं गया है, मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो अपने मित्र तक जरूर साझा कीजिए और एक कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है मेरा सेशन या नहीं भी आ रहा है, क्या सुधार करना है, कुछ राय जरूर तो दीजिए, ताकि मैं जान सकूं कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं, क्या कमी है, आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, क्या टफ लग रहा है, क्या ईजी लग रहा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा है तो उनको जरूर बताइए, और मैं ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा छोड़ता नहीं हूँ अपने प्रयास से कि आपका कोई भी चीज़ ना समझ में आए। ठीक है, मैं बार बार रिपीट करके उस चीज़ को समझा दिया करता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब आपको बताते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत ही ईजी चैप्टर, बहुत ईजी है आपको। देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयवों की समानता। अवयवों की समानता, समानता कैसी होती है, देखिए अब देखिए कोई चीज़ समान कब होता है, जैसे मान लीजिए आपके व्यक्ति कोई भी समान कब है, आपके शरीर में भी बराबर होना चाहिए, हाइट में भी बराबर होना चाहिए, वेट में भी बराबर होना चाहिए। एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जैसे क्वांटिटी में समानता देखनी है आपको, तो क्वांटिटी वाली चीज़ आप सिमिलर करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हाँ आपकी बॉडी फिट हमारे समान है कि नहीं है, तो बॉडी समान कब होगी, वेट सेम होना चाहिए। ठीक है, वेट सेम होना चाहिए, हाइट सेम होनी चाहिए, और जो कुछ भी और फिजिकल चेंजेस उनको सेम होना चाहिए। अगर आप क्वालिटी की चेंजेस बात कर रहे हैं
क्वालिटी में एजुकेशन आता है जिसको नापा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। क्यूटनेस आती है, स्मार्टनेस आती है, डिसिप्लिन आता है। तो उसमें अगर आप सेम सिमिलरिटी चेक कर रहे हैं तो उसको आप देखेंगे। धन में देख रहे हैं तो धन में होगा, बल में देख रहे हैं बल में होगा, ठीक है। शिक्षा में देख रहे हैं शिक्षा में होगा। तो सिमिलरिटी हर एक चीज़ की अलग अलग होती है। लेकिन अगर हम मैट्रिक्स की सिमिलरिटी की बात करें तो मैट्रिक्स की सिमिलरिटी क्या होती है, बाहरी शेप से देखकर। अब देखिए, आप गुण तो चेक करने नहीं जाएंगे कि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी तो आपको जितनी भी सारे पार्ट्स पढ़ा दिए गए, पार्ट्स ही प्रॉपर्टी होते हैं। अब फिलहाल अगर बात की जाए मैट्रिक्स समान कैसे होंगे, समान कब होंगे, जब उनके रो ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो जो होंगे वो भी बराबर हों, नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हों। नहीं समझ में आया? समझते हैं। उनके सभी पंक्ति और सभी स्तंभ बराबर हों, देखने में समरूप लगे। वो स्क्वायर है तो वो भी स्क्वायर, वो नल मैट्रिक्स है तो वो भी नल मैट्रिक्स हो, वो अपर ट्रायंगुलर है तो वो भी अपर ट्रायंगुलर हो, वो निम्न त्रिभुजीय है तो वो भी निम्न त्रिभुजीय, वो तत्समकावी हो तो वो भी तत्समकावी होना चाहिए, तभी दोनों मैट्रिक्स समान होंगे। समान कब होंगे, मैंने बताया आपको। अब यदि बात करें एलिमेंट समान होने चाहिए तो कोई जरूरी नहीं कि एलिमेंट समान हो। जैसे कि अगर हम बात करें 2, 3, 5, 6, 7, 8, क्या इसके समान है? 5, 3, 5, 8 -3 0 1 7 है। क्यों? क्योंकि ये कितने क्रॉस कितने का है, 1 2, कितने पंक्ति हैं, 2 पंक्तियां हैं। कितने स्तंभ है, 1 2 3, कितने पंक्ति हैं इसमें, 1 2, कितने स्तंभ हैं, 3। अगर ये चीज़ समान है, ये चीज़ आपको देखना है, यही प्रॉपर्टी आपको चेक करनी है। क्या यम क्रॉस यन समान है दोनों के? अगर यम क्रॉस यन समान है तो बात बन जाएगा, ठीक है। M1 क्रॉस N1 एंड M2 क्रॉस N2 के समान है तो बात बन जाएगी, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या पंक्तियों के बराबर हो, पंक्तियों की संख्या जो हो फर्स्ट मैट्रिक्स की, पंक्तियों की संख्या सेकंड मैट्रिक्स के बराबर हो, और स्तंभों की संख्या फर्स्ट मैट्रिक्स का, स्तंभों की संख्या ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ये भी बराबर हो। यानी नंबर ऑफ रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स और फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम बराबर हों, फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो बराबर हों, दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो इक्वलिटी यही चीज़ होता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है। यदि दो मैट्रिक्स आपके बराबर है तो उसमें XYZ के मान फाइंड करनी है। तो इसमें देखिए बराबर की अब आप बात करेंगे तो इसमें एलिमेंट्स तो बराबर है नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे अब एलिमेंट्स क्या हो गए, गुण हो गए, बाहर से देखने का क्या होगा, ढांचा हो गया। जैसे कि दो व्यक्ति आपके समान कब हो सकते हैं, या तो गुण धर्म से समान हो या तो बॉडी से समान हो। सब कुछ तो समान हो नहीं सकता है, क्योंकि भगवान ने जो ऊपर वाले ने नेचर ने आपको बनाकर भेजा है वो आपकी सिमिलरिटी हर एक चीज़ में नहीं मिल सकती। या तो बॉडी में सिमिलरिटी देखी जा सकती है, या तो बुद्धि में यानी विशेषता में सिमिलरिटी देखी जा सकती है, ठीक है। तो अगर सब कुछ सेम होता तो आप ही नहीं बन जाते, कोई दूसरा आपका सेकंड रोल बन जाता, ठीक है। तो आपने अगर आप जज करना है कि एलिमेंट्स हैं तो एलिमेंट्स को क्या मान लीजिए, प्रॉपर्टी मान लीजिए। किसी भी एलिमेंट्स को क्या मानिए आप, उनके विशेषता मान लीजिए, गुण मान लीजिए, और उनके क्रम को, जैसे 2 क्रॉस 3 है तो 2 क्रॉस 3, 2 मतलब दो पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं, 3 खंबे 2 तार। तो पहले तार को लिखते हैं फिर खंभों को लिखते हैं। ये बात आप याद रखिए। अगर ये कहानी आपको नहीं पता, पिछले वीडियो में जाए आपको मिल जाएगा। तो 2 खंबे 3 स्तंभ, ठीक है, 2 खंबे 3 स्तंभ। तो ये क्या हो गए, ये इनकी क्या बताती है, क्वांटिटी बताती है, कितना हाइट है, कितनी बॉडी है, इनका बाइसेप ट्राइसेप्स कितना है वो बताता है, 6 पैक बताता है। और ये अंदर वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या बताएंगे, उनकी विशेषता बताएगी, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, ठीक है, उनकी थिंकिंग पावर क्या है, एनालिटिकिंग पावर क्या है। तो एलिमेंट्स चाहे सेम हो चाहे ना हो, उनका क्रम सेम है, ऑर्डर सेम है, तो वो मैट्रिक्स के हो जाएंगे, सेम माना जाता है। ये आपको जनरली माना जाता है आपके मैथमेटिक्स में, ठीक है। कोई भी दो व्यक्ति समान मान लिए जाते हैं यदि पावर में, धन सत्ता में समान है तो, ठीक है। क्वालिटी चाहे सेम हो चाहे ना हो, उसी तरीके से यहाँ पर भी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन को, आपको समझा के बताएंगे, ठीक है, क्वेश्चन लगा के बताएंगे कि कैसे दो मैट्रिक्स समान होते हैं तो उनका यूजेस क्या होता है, ठीक है। इसको आपने नोट नहीं किया होगा तो पीछे जाके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए 2 मैट्रिक्स आर सिमिलर, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसी सिमिलरिटी पे क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए अब इस पर लेबर वर्क का क्वेश्चन हम कल नेक्स्ट सेशन में करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेवल 1 का क्वेश्चन जो है नेक्स्ट सेशन में करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल बताऊंगा, क्या है आपका, इफ़ दिया हुआ क्वेश्चन, इफ़ मतलब यदि होता है, हिंदी भाई साहब
समझिएगा, इफ़ दो मैट्रिक्स दिए हैं x माइनस वाई, ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, 2x प्लस जेड, ठीक है, ये एलिमेंट है, और यहाँ पर क्या दिया है 2x माइनस वाई, और फिर क्या दिया है 3z प्लस डब्लू, बराबर हैं दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है किसके, -1 0 5 13 के, ठीक है, -1 0 5 13 के। तो फाइंड एक्स वाई जेड, फाइंड मतलब पता करो, एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत इजी तरीका, ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई जेड डब्लू और डब्लू भी। अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स समान हैं, सिमिलर हैं, चूंकि सिमिलर हैं तो सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, A11 के बराबर होगा, A11 पहले मैट्रिक्स का, ए वाले मान लीजिए इसको, ए एलिमेंट ए मैट्रिक्स मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, A11 ए मैट्रिक्स का A11 बी मैट्रिक्स के बराबर होगा, A12 ए वाले मैट्रिक्स का A12 बी वाले मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। अब A21 मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A21 फर्स्ट मैट्रिक्स का ए वाले मैट्रिक्स का A21 बी वाले मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा, यही सब हो जाएगा। A22 ए वाले मैट्रिक्स का A22 बी वाले मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे होगा ये नहीं समझ में आया आपको, तो अभी आप समझेंगे, आगे समझ जाइए। A11 मतलब A11 वन स्तंभ पहला स्तंभ पहली पंक्ति, पहला स्तंभ पहला पंक्ति, तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, और ये वाला इसके बराबर, बस बात बन गया आपका, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, यानी x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा, -1 के, और 2x प्लस जेड, यहाँ पर देखिए भाई साहब 2x प्लस जेड बराबर 5 होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, देखिए A11 के बराबर, A11 ये है, A11 ये है, यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ ये दोनों बराबर हों, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये बराबर होने चाहिए, ठीक है, और ये भी बराबर हो गए। अब देखिए 2x प्लस वाई 2x माइनस वाई किसके बराबर होगा बताइए, 3z प्लस डब्लू किसके बराबर होगा बताइए, किसके बराबर होगा, एलिमेंट तो सेम है ना 13। बस अब इन्हीं को सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता आपको, हाई स्कूल में आपने सीखा है। x बराबर क्या है, यहाँ पर मिल जाएगा आपको, देखिए x बराबर क्या रखेंगे यहाँ पर, यहाँ से देख सकते हैं x बराबर क्या है, x बराबर क्या मिलेगा आपको, या फिर y बराबर, देखिए y को उधर ले जाइए, y को उधर लाएंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर y की वैल्यू उठाकर किसी में पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, तो इसमें पुट करेंगे यानी थर्ड से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x और माइनस वाई की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 0, 2x में से x जाएगा, x एक बचेगा, और यहाँ x बराबर -1 हो गया, x बराबर -1 किसी में पुट कर दीजिए, इसी में पुट कर दीजिए, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, y बराबर 0 आप किसी में पुट कर दीजिए, तो y बराबर 0, इसमें x बराबर -1 इसमें पुट कीजिए, तो यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा माइनस, देखिए सेकेंड से तो -2 हो जाएगा, प्लस z बराबर 5, तो z बराबर कितना आ जाएगा 7, z बराबर 7 इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 3 जा 21, और प्लस w बराबर 13, तो w बराबर कितना हो जाएगा माइनस, कितना बचेगा बताइए, हाँ 8 -8 बचेगा, तो ये आपका वैल्यू आ गया सारा, ठीक है। W कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 1 मिनट से z बराबर 3, सारे एलिमेंट्स तो सेम है ना। हाँ देखिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया, y बराबर मैंने पुट किया x प्लस 1, y बराबर मैंने x प्लस 1 पुट किया, हाँ तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, गलत हो गया, सारा वैल्यू गलत हो गया, 1 मिनट सॉरी माफ़ कीजिएगा। देखिए यहाँ पर y बराबर x प्लस 1 पुट कीजिए यहाँ पर, तो 2x और यहाँ पर x प्लस 1 अंदर पुट किया तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे भाई साहब, और फिर -x हो जाएगा -1 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा 2x माइनस x बचा, और x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, x बराबर 1 आया था, पिछली बार -1 आया था तो गलत हो गया था, x बराबर 1 किसी में पुट कर दीजिए तो y बराबर क्या मिलेगा, x बराबर 1 पुट करेंगे तो y बराबर क्या मिला आपको 2 मिला, y बराबर 2 आप पुट कर दीजिए कहीं पर, तो y बराबर 2 इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है, y बराबर 2 किस में पुट, x बराबर 1 इसमें पुट कीजिए, इसमें z वाले में, तो x बराबर 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 प्लस z बराबर कितना मिलेगा 5, तो z बराबर 3 आ गया, 5 - 2 3, z बराबर 3 इसमें पुट कर दीजिए, तो 3z बराबर 13 - 3, तो 3z बराबर 10, तो ये क्या हो गया, z की वैल्यू 3 आई है ना, सॉरी z की वैल्यू 3, तो 3 3 जा 9 प्लस w बराबर 13,
तो W बराबर 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा, W बराबर 4। यहाँ पर देखिए Z बराबर 3 रख दीजिए ना, तो 3 3 जा 9 और 9 प्लस W बराबर 13, तो 9 को उधर ले गए तो कितना आ गया, इतना। यानी कि 1 2 3 और 4 X Y Z और W इन सभी की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे लगाना था सिमिलर करके। अब मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका क्वेश्चन आपका एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको उसमें लिखना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, x प्लस 3 और क्या है z माइनस 1, और मैं डिजिट चेंज कर दूंगा, आपको बुक में मिलेगा ही नहीं, आपको लगाना है खुद से, ठीक है। 4a माइनस 6 ये किसके बराबर है, किसके बराबर है, 0 3 माइनस 7 और 2a। तो इसमें से वैल्यू फाइंड कीजिए, x y z और a की वैल्यू। इन सभी की वैल्यू कमेंट बॉक्स में से कंटिन्यूसली बतानी है। x बराबर 1, y बराबर, चाहे बराबर कर दीजिए चाहे इसी के क्रम में आपको लिखना है। x की वैल्यू जो है उसी के क्रम लिख दीजिए, पहले x y z की वैल्यू लिख दीजिए, उसके बाद में a की वैल्यू लिख दीजिए। या फिर आप इस तरह से लिख दीजिए कि चाहे 1 2 3, जब मान लीजिए आपको 1 2 3 है, 1 2 3 4 आ गया तो ऐसे लिख दीजिए इसी के क्रम के अनुसार। और या फिर लिख दीजिए इस तरीके से कमेंट बॉक्स में, x बराबर 1 y बराबर 2, या फिर जैसे ऐसे लिख दीजिए। तो ये आपका होमवर्क हो गया, इसको आपको कंप्लीट करना, ठीक है, होमवर्क। और मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। ये होमवर्क हो गया, इसको आपको जरूर कंप्लीट कीजिए। बिना कंप्लीट बिना प्रैक्टिस किए आपका बात नहीं बनने वाली है, समझिएगा। देखिए रणभूमि में खुद लड़ेंगे तब भी जीतेंगे, किसी दूसरे का अभ्यास कराने से आपका अभ्यास नहीं होने वाला भाई साहब, समझिएगा बात को। आपको ये बात बुरी लगे वो बात ठीक है, लेकिन आप जब तक रणभूमि में फोड़ेंगे नहीं, एक दूसरे को तोड़ेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आपको सेशन शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए, ताकि ये दोनों मेहनत मिलकर, देखिए जब दो भी चीज़ का दो एनर्जी मिलती है तो आपस में बहुत ज़्यादा एनर्जी, एक नई एनर्जी फॉर्म होती है। और जो नई एनर्जी निकलती है तो उससे क्या मिलेगा, आपको ऊर्जा मिलेगा। वो ऊर्जा आपको रिजल्ट के तौर पर मिलेगा। आप भी मेहनत कीजिए, जब टकराव होगा एग्जाम में फटेगा, आपको रिजल्ट अच्छा दिखाई पड़ेगा, चमक निकलेगी, बिजली निकलेगी, आपके रोंगाटे खड़े हो जाएंगे, गूज बम्स होगा। तो आपको क्या करना है, सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब भी कर देना है चैनल। इफ यू आर न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर एज पर एज यू कैन डू टू मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, ओके, जिससे कि आप इस सारे क्वेश्चंस को हल कर पाएँ, अच्छे तरीके से समझ पाएँ। और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया पीछे करके फिर एक बार फिर से देखिएगा। दिल से पढ़िए, दिमाग लगा के मत पढ़िए। दिल लगाएंगे दिमाग ऑटोमेटिक आएगा। पेन कापी उठाइए और ये विश्वास के साथ पढ़िए कि जिस विश्वास के साथ आप ये चलते हैं कि अभी हम बाजार पहुंच जाएंगे, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी विश्वास बनाइए कि हम जिंदा हैं, तो अपने जिंदा होने का अस्तित्व दिखाइए। कोई आप इंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हैं, डांस नहीं देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, क्लासेस को क्लास की तौर से लेना है, पढ़ाई करना है, मेहनत करना है और आगे जाना है, ठीक है। चलिए, गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जय हिंद, नमस्कार।